नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को देखने का प्रयास करेंगे, जिनको हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये आपका आज पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लगभग 10 से लेकर 15-16 क्वेश्चन जो कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मानव विकास की परिभाषा आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप लिखेंगे कि हरलाक महोदय ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। मतलब आप इसको अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रख सकते हैं, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, हमको उसकी तरफ ले जाता है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक है। नवीन 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 का मतलब हुआ नई 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 प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी और नई नई योग्यताएं भी उसके अंदर होने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि एक कहावत भी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो नई सोच और नई खोज हमेशा हम इसके पीछे लगे रहो, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है। तो ये मानव विकास की आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब जब तक मनुष्य जब जन्म लेता है वहां से ही उसका विकास या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जब तक वो मर नहीं जाता है, अपने शरीर को त्याग नहीं देता है, जब तक वो मोक्ष की ओर नहीं अग्रसर होता, स्वर्गवासी नहीं होता है, तब तक वो कुछ ना कुछ चीजें वो सीखता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विकास की परिभाषा आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप लिखेंगे स्किनर के अनुसार उन्होंने कहा है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपका डेवलपमेंट है, ये जीव या उसके वातावरण की जो अंतःक्रिया मतलब अंदर उसकी चीज़ें जो होती हैं उनको डेवलप करना ही वही आपका विकास कहलाता है, एक तरीके से अगर हम सरल भाषा में देखना चाहें, ठीक है। आपके रोरेंस महोदय लिखते हैं, वो लिखते हैं कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों से है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप विकास का अर्थ है वो परिपक्वता मेच्योरिटी से ले सकते हैं, ठीक है। कार्यपरक सुधार मतलब आपके अंदर कितने सुधार हो रहे हैं उन चीज़ों से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन से है, मतलब आपके गुण में कितने परिवर्तन आ रहे हैं और आपके परिणाम में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, उससे आप विकास का अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे महोदय आपके आ जाते हैं, ड्रेबर महोदय। वो लिखते हैं कि विकास प्राणी में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रगतिशील परिवर्तन है। मतलब कह रहे हैं कि जब वो गर्भावस्था में अपनी माँ की कोख में आता है, वहीं से लेकर के वो प्रौढ़ावस्था तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता है, तब तक ये लगातार चलने वाला परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है, ठीक है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है अभिवृद्धि का आपको अर्थ बताना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब जो भी आपको शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लंबाई बढ़ गई, मोटा हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं वही आपकी अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है। क्या है? विकास का ही एक अंग है, किंतु इसका संबंध शारीरिक संरचना से होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों से है। मतलब कह रहे हैं कि इसको आप विकास का ही एक अंग मान सकते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट संबंध है वो शारीरिक संरचना में होने वाले रचनात्मक परिवर्तन से है। मतलब आपके जो शरीर में बदलाव देखने को मिल रहा है, दाढ़ी वगैरह आ गई होंगी और हट्टे कट्टे हो गए होंगे, लंबे चौड़े हो गए होंगे, तो ये सब जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है यही आपका अभिवृद्धि है, ठीक है। आपको लिखना होगा कि यह सीमित आयु तक चलती है, ठीक है, 20-22 साल तक लिया जाता है। अभिवृद्धि गर्भावस्था के 2 सप्ताह से लेकर के 20 से 22 वर्ष तक अर्थात
परिपक्व अवस्था तक ये क्या करती है, चलती है, ठीक है। मतलब गर्भावस्था से बालक जब गर्भावस्था में 2 सप्ताह का हो जाता है, गर्भधारण जब करती हैं माँ बहनें, तो उस हिसाब से देखें तो वो 2 सप्ताह से स्टार्ट होता है और लगभग ये 20-22 वर्ष तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गर्भकालीन अवस्था के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था है, ठीक है। मतलब जब बालक पेट में आता है और जब तक वो जन्म नहीं ले लेता है, उसके बीच का जो समय होता है वो आपकी गर्भावस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए, आगे आपको लिखना होगा, इस अवस्था की 3 उप अवस्था होती हैं, ठीक है। मतलब इनको 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। एक आपका बीजावस्था होता है, दूसरा आपका भ्रूणावस्था होता है, तीसरा आपका गर्भावस्था होता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, गर्भकालीन अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। मतलब कह रहे हैं कि जब जो आपका गर्भ अवस्था होता है बालक के, वो जीवन चक्र के अन्य अवस्थाओं की आधारशिला, मतलब वहीं से आधार आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। मतलब जब बालक गर्भ गर्भ में जाता है उसी समय नींव समझ लीजिए कि उस समय पड़ जाती है, ठीक है। हाथ पैर इन सारी चीज़ों की वही चीज़ें विकसित होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, इसी अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है। मतलब वंशानुक्रम का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसी अवस्था में हमें पता लग जाता है, ठीक है। पता क्या लग जाता है, मतलब उसी समय वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगती हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, लिंग का निर्धारण होता है तथा बालकों की संख्या एक या जुड़वा भी तय होती है, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है, गर्भावस्था में ही लिंग का निर्धारण होता है, लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है। और साथ ही साथ बालक अकेला होगा, एक होगा या जुड़वा होगा, ये भी उसी समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भ्रूणा काल के बारे में आपको बताना है। तो जन्म से पूर्व की दूसरी अवस्था भ्रूणा काल होती है, ठीक है। गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, भ्रूणा काल कहते हैं। इस अवस्था में अपार अपरा, ठीक है, आहार नाल तथा शिशु शिशु उलो झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे शिशु को पोषण एवं सुरक्षा दोनों प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित होते हैं। पहला योनि, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडवाहिनी और चौथा आपका अंडाशय होता है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अंडाशय का कार्य आपको बताना है। तो अंडाशय के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। पहला कार्य होता है अंडाणु का उत्पादन, दूसरा आपका होता है यहाँ पे प्रजनन हार्मोन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स का उत्पादन करना, और तीसरा मासिक धर्म पर नियंत्रण, ठीक है। ये इसके 3 कार्य होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निषेचन प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंडपात के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल के परिपक्वता तथा अंडाणु की निष्पत्ति का अंडपात कहते हैं, को क्या कहते हैं, अंडपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंडपात वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है। यह मासिक धर्म चक्र का हिस्सा है और गर्भावस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 10वां नंबर आपको लिखना होगा कि गर्भाधान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करते हैं तब एक नए जीव का निर्माण होता है। इस नए जीव का निर्माण ही गर्भाधान कहलाता है, ठीक है। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाइपर मेसिस ग्रेविडरम के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में अत्यधिक मात्रा में उल्टी होने की समस्या को हाइपर मेसिस या ग्रेविडेरम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न जो है 12वां नंबर आपसे पूछ रहा है कि एक्लेम्पसिया के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखना होगा, गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है,
पेशाब में प्रोटीन आना और उसके बाद पैरों, टांगों और बाहों में सूजन आने की स्थिति को एक्लेम्पसिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्लेम्पसिया सॉरी, प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। और आगे आपको लिखना होगा कि जब यह स्थिति गंभीर रूप ले लेती है तो उसे एक्लेम्पसिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। दो होता है, एक प्री लगा देना आप, प्री एक्लेम्पसिया, और दूसरा आपको लिखना होगा एक्लेम्पसिया। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक विकास क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे कि हरलाक महोदय के अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्मों उपरांत निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? हरलाक महोदय कहते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय जी भी कहते हैं कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक विकास के 4 क्षेत्र आपको यहाँ पे बताने हैं। तो लिखेंगे शीर्ष मंडल में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास। दूसरा आप लिखेंगे शरीर की स्थिति तथा क्रियात्मकता। तीसरा आप लिखेंगे हाथ पैर की क्रियात्मक योग्यताओं का विकास। चौथा आप लिखेंगे शरीर में धड़ की प्रक्रिया योग्यताओं का विकास, धड़ की क्रियात्मक योग्यताओं का विकास। ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि संवेग को परिभाषित कीजिए। संवेग को आप इंग्लिश में इमोशन भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, संवेग शब्द आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, किसका है? इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण, मतलब उसी का हिंदी रूप है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। इसका आशय है शरीर को हिला देने या उत्तेजित कर देना। क्या करना? शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना, ये आपका इमोवेयर का अर्थ होता है। ठीक है, या आप इमोशन का अर्थ भी कह सकते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने वाले या उत्तेजित कर देने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह, ममता, सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि आंतरिक वृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है। इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को संवेग का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 16वां नंबर और आज का आखिरी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वाणी किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे वाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक द्वारा उच्चारित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत आती है नहीं आती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई बालक है उसके द्वारा जितनी भी ध्वनियाँ निकाली जाती हैं वो सभी वाणी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा कुछ भी निकाल दिया मुझसे, वो जैसे बोल रहा है मम, मम का कोई अर्थ नहीं होता है ना। हम लोग तो जानते हैं कि लगभग पानी होता है, मम मांग रहा है, लेकिन वो कुछ भी कह रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो हर जो ध्वनि निकल रही वो तो सभी वाणी नहीं हुई जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, कोई ऐसी वाणी निकले, उस आवत ध्वनि निकले उसके अंदर से जिसका कोई अर्थ निकले, वही आपकी वाणी होती है। जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है इसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए तथा जिन वस्तुओं के लिए शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वह शब्द या ध्वनि वाणी कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तभी उसके मुंह से जो शब्द निकल रहा है या फिर जो ध्वनि निकल रही है वो वाणी तभी कहलाएगी जब उससे हम कोई सेंस निकाल पाएंगे, कोई अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।